नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मेरे साथ बगल वाली विंडो में राजीव रंजन जी, वरिष्ठ पत्रकार, आप देख रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर का एक चैनल भी है, करंट अनप्लग्ड बाय राजीव, आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। सर, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जातिगत भेदभाव रोकने के लिए जो यूजीसी की तरफ से नया नियम लाया गया है, प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रेगुलेशन 2026, भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी उथल पुथल है। सामान्य वर्ग के लोग इस तरह से परेशान हो रहे हैं, सड़कों पर उतर रहे हैं। और ये मोदी जी कहीं कार्यक्रम में बिजी हैं, योगी जी कहीं दूसरे कार्यक्रम में बिजी हैं, किसी को कोई मतलब नहीं है क्या? बहुत बढ़िया सवाल है हिमांशु जी। मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा है कि इसका नाम प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन क्यों रखा गया है। ये इक्विटी की तो बात ही नहीं करता है। ये एक तरीके से समाज को फिर से विखंडित करने का कार्य कर रहा है। और इस एक्ट ने ये शो कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी ना तो उच्च वर्ग की है, स्वर्ण वर्ग की है, ना निम्न वर्ग की है। ये दोनों तरफ से फुटबॉल खेलने का प्रयास कर रही है। दोनों नावों पे जो है ये अपना पैर रख के जो है कश्तियों पे सवारी करना चाहती है। और आपको मालूम है कि ऐसी चीजों का अंजाम क्या होता है। ये इक्विटी कैसे लाएगा? मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा कि यदि मान लीजिए कोई जनरल कास्ट की लड़की है और उसको कोई ब्लैकमेल करना चाहे और बोल दे कि भाई हम आपके ऊपर में ये इल्जाम लगा देंगे कि आपने हमारे खिलाफ गलत शब्दों का, अपशब्दों का इस्तेमाल किया है, और उसका जनरल कास्ट की लड़की का किसी भी तरीके से धोहन शोषण करना शुरू कर दे, डरा के सहमा के। बच्चे कॉलेज में उम्र ही क्या होती है, 18 साल, 19 साल, 20 साल, बहुत कोमल होते हैं। तो शुरू से ही आप बच्चों के मन में एक भय, एक असुरक्षा की भावना पैदा कर दोगे, ये कह के कि दूसरे जो कास्ट के लोग हैं उनको सुरक्षित करने के लिए हम आपको असुरक्षित कर देंगे। तो ये मेरे ख्याल से किसी भी तरीके से समाज को लाभ नहीं मिलेगा। देखिए, ये वक्त ऐसा है जब चाइना, अमेरिका, ये जितने विकसित राष्ट्र हैं, जर्मनी, यूके, फ्रांस, यहाँ पे यूनिवर्सिटीज की एजुकेशन पे फोकस किया जा रहा है कि इसको और कैसे इंप्रूव किया जाए, साइंटिफिक बनाया जाए, रैशनल बनाया जाए। हमारे यहाँ पे हम अभी भी जाति जाति खेल रहे हैं। अभी भी हम यहाँ पे जात पात प्रांत जो है, प्रांत की बातें कर रहे हैं। तो ये जात पात प्रांत जो है ये इस देश के एजुकेशन को कहाँ लेके जाएगा? देश के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एआई से रिलेटेड जो है साइंटिफिक जो है डिस्कवरीज हो रही है, नए नए इनोवेशन हो रहे हैं। हर यूनिवर्सिटी में इनोवेशन लैब जो है उसका एस्टैब्लिशमेंट हो रहा है। इंडस्ट्री और इंस्टीट्यूट यानी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के टाइप पे बातें हो रही हैं। इंडस्ट्रियल और इंस्टीट्यूट्स के कोलैबोरेशन से कई सारी ऐसी चीजें की जा रही हैं जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को भी फायदा दे रही है। साथ ही साथ जो इंडस्ट्रियल हाउसेज हैं उनको भी R&D, उनको भी इनोवेशन का फायदा मिल रहा है इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के। तो हम वो सब काम तो छोड़ के चुके हैं। गाय गोबर भैंस सब में इसमें हम बढ़ गए हैं। और उसके बाद में अब उससे भी मन नहीं माना तो अब ये फालतू की स्कीमें लेके आ रहे हैं, नाम दे रहे हैं इक्विटेबल, जिसमें कंप्लीटली दिख रहा है कि भाई इक्विटी जैसी कोई चीज ही नहीं है, बराबरी जैसी कोई चीज ही नहीं है। ये रूल लाके भारत सरकार ये प्रमाणित कर चुकी है कि देश के अंदर में अभी भी जात पात जो है उसको बहुत माना जाता है और सारी राजनीति जो है वो जात पात के इर्द गिर्द ही घूम रही है, उसके इर्द गिर्द ही चल रही है। तो मेरे ख्याल से हिमांशु जी ये बड़ा ही पीछे ले जाने वाला स्टेप है। ये रिग्रेसिव स्टेप है, किसी भी तरीके से प्रोग्रेसिव स्टेप नहीं है जी। अच्छा, राजीव जी, ये बात भी सही है कि मतलब जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, एक रिपोर्ट बताती है कि 118% जो है उसमें बढ़ोतरी हुई है। ये जो भेदभाव की बातें जिस तरह से निकलकर सामने आ रही, लेकिन इस भेदभाव के पीछे सब सवर्ण जातियां ही जिम्मेदार हैं या फिर सवर्ण बच्चे ही जिम्मेदार हैं, इसको इसमें मान लिया गया, इस नियम में एक तरह से मान लिया गया है। तो ऐसे में क्या 2024 के जो नतीजे आए कि ओबीसी वर्ग और ये जो पिछड़ा वर्ग है, इसने जिस तरह से मतलब विपक्ष को सहयोग किया, उनको जो है थोड़ा आगे लाने में योगदान दिया, भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि अगर हम इनकी बात नहीं करेंगे, सवर्ण हमारे साथ है पहले से, अगर हम ये जो पिछड़ा वर्ग हो इनके लिए कुछ एक्स्ट्रा नहीं करेंगे तो फिर हम चुनावी तौर पर पीछे हट जाएंगे। और क्या इसी का नतीजा है कि इस तरह के नियम कायदे कानून अब यूनिवर्सिटीज में भी, जहां पर शिक्षा को बराबरी से बांटा जाए, शिक्षा सबके लिए जरूरी हो जाए,
इस बात पर ही कुठाराघात किया जा रहा है, ये सब नियम देखिए लागू। हिमांशु, हिमांशु जी, आपने 118% बढ़ोतरी की बात की है कि जहां पर जाति पाति की शिकायतें जो हैं यूनिवर्सिटीज में ज्यादा मिली हैं, परंतु आप इसका भी तो डाटा ढूंढ के लाइए कि किस तरीके से हरिजन एक्ट या जो इस तरीके के एक्ट बनाए गए हैं उनका दुरुपयोग किया गया है। भाई बिल्कुल। हमारे कोर्ट्स ने, हमारे जजेस तक ने कहा है कि एससी एसटी एक्ट का दुरुपयोग होता आया है और प्रमोशंस पाने के लिए या आप कह लीजिए कि अलग अलग तरीके से जो है एक्सप्लॉयटेशन का ये एक टूल बन गया है। अब मैं ये चीज इसलिए नहीं कहना चाहता कि भाई मैं राजीव रंजन सिंह हूं, बोलेंगे क्षत्रिय है राजपूत है तो टिपिफाई कर देंगे कि ये तो उच्च जाति के लिए ही बात कर रहे हैं। बात यहाँ बिल्कुल। उच्च और निम्न जाति की नहीं है, या आप हिमांशु मिश्रा है तो पंडित जी हैं तो आप जो इस तरीके की बात कर रहे हैं। देखिए बहुत इजी है किसी को भी टिपिफाई कर देना, पर जो लोग हमको जानते हैं, जो सालों से सुन रहे हैं राजीव रंजन सिंह को, उनको पता है कि भाई मेरे लिए धर्म जाति पाति कोई मायने नहीं रखती है। तो ये बात जो है, हम रैशनैलिटी की बात कर रहे हैं, प्रोग्रेसिवनेस की बात कर रहे हैं, परंतु जब आप यूजीसी इस तरीके के नियम कानून लेके आता है, वो भी एससी एसटी एक्ट होने के बाद भी, तो ये शो करता है कि जो आपके पहले एक्ट बने थे हरिजन या एससी एसटी इन लोग को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो पूरी तरीके से विफल साबित हुए। और विफल साबित हुए तो फिर वो आप उनको खत्म कीजिए और फिर ये नया कुछ लाइए। ये क्या मजाक बना दिया कि आप जो है हर साल, हर 5 साल में कोई एक नया एक्ट ले आएंगे जहां पे जनरल कास्ट को जो है आप कटघरे में रख देंगे कि भैया तुमने कुछ किया तो तुम्हारी ऐसी तैसी, और नहीं किया तो और तो भी ऐसी तैसी। तो ये आप जनरल कास्ट को क्यों अछूत की तरह ट्रीट कर रहे हो भाई? आपने सारे के सारे रूल्स रेगुलेशन लेके आप इसलिए आए हो कि जो पहले हाशिए पे समाज का तबका था वो वापस से केंद्र में आए, वो कहीं हाशिए पे ना रहे, फ्रिंज पे ना रहे। अब हो ये गया है कि भैया वो फ्रिंज को केंद्र में लाने के चक्कर में जो पहले आपके हिसाब से केंद्र में थे, आप उनको फ्रिंज पे धकेल रहे हो। जनरल कास्ट के ऊपर आप किस तरीके से अत्याचार कर रहे हो, क्या आपको इस चीज का जरा भी आभास है? ये आतताई व्यवहार, ये थोड़ा सा पॉलिटिकल माइलेज, थोड़ा सा पॉलिटिकल गेन प्राप्त करने के लिए आप समाज के अंदर में कितने विद्वेष की भावना डाल रहे हो, किस तरीके से विभाजन कर रहे हो, इसका जरा भी इल्म है क्या भारतीय जनता पार्टी या इस सरकार के लोगों के अंदर में? ये सोचने वाली बात है। मैं चाहे वो जनरल कास्ट का व्यक्ति हो या ओबीसी कास्ट का हो या एससी एसटी, किसी भी कास्ट, देखिए आज के जमाने में कास्ट फास्ट कोई मायने नहीं रखता है। आपका टैलेंट, आपकी बुद्धि, आपकी रैशनैलिटी, आपका लॉजिक, ये चीजें मायने रखता है। हर बच्चे को एक्सपोजर मिल रहा है। आज जो क्लास में बच्चे पढ़ते हैं उनको मालूम नहीं है कि भाई कौन जनरल है, कौन ओबीसी है, कौन एससी एसटी है। आप इस तरीके की चीजें लाके उस चीज को फिर से आप प्रभाव में डाल रहे हो। भाई 5 दोस्त हैं, मैं लिख के दे रहा हूं क्योंकि मैं जब स्कूल में था, मुझे नहीं, मैं केंद्र विद्यालय का पढ़ा हूं। केंद्र विद्यालय में तमाम प्रांतों के, तमाम भाषाओं के, तमाम रिलीजन कास्ट के लोग पढ़ते। हम ध्यान भी नहीं देते थे, हमें पता भी नहीं था। हमें स्कूल में 18 अलग अलग लैंग्वेजेस में गाना गाना सिखाया गया था। आप सोचिए, तो हमने तो कभी सोचा नहीं, हमने कभी माना नहीं। परंतु इस तरीके के नियम कानून आप लेके आओगे तो जो चीजें बड़ी मुश्किल से प्रयास करके धकेली गई है पीछे की तरफ, आप उन चीजों को फिर से वापस लेके आ रहे हो। आप लोगों के मन में, आप लोगों के दिमाग में ये कास्ट का, ये समाज का, ये जाति का जो फालतू का जो बीज है वो फिर से बोने की कोशिश कर रहे हो। भाई फॉर गॉड सेक, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दिस कंट्री, काइंडली पुट योर अटेंशन ऑन द राइट थिंग्स। आज की डेट में राइट थिंग्स क्या है? हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत पीछे पिछड़ गए भाई, बहुत दूर चले गए। हम क्योटो प्रोटोकॉल को ठीक से फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। एनवायरमेंट डैमेज हो रहा है। वर्ल्ड के बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि इंडिया जब तक अपनी एयर क्वालिटी नहीं ठीक करेगा, वाटर क्वालिटी ठीक नहीं करेगा, इंडिया के अंदर में नया इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। नया इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा तो जॉब क्रिएशंस नहीं होगी, फैक्ट्रीज नहीं लगेगी। जॉब क्रिएट नहीं होगी तो बच्चे पढ़ लिख के करेंगे क्या? सुसाइड करेंगे या उल्टे कामों में लिप्त होंगे। आप अलग अलग तरीके के क्राइम्स देखेंगे। तो कहने का अर्थ है कि भाई फॉर गॉड सेक, अगर आपको चुन के भेजा गया है तो आप सही जगह अपनी एनर्जी जो है, अपना पॉलिटिकल कैपिटल जो है सही जगह इन्वेस्ट कीजिए। आप ये कहां देश को लेके जा रहे हो? बड़ी मुश्किल से मंडल आयोग के बाद में 1989 के बाद में एक जो पैरिटी बनी थी,
आप इस तरीके के नियम कानून लाके ये प्रदर्शित करने का प्रयास कर रहे हो कि वीपी सिंह जनता दल द्वारा जो मंडल कमीशन लाया गया था, उसको जो ये लाया नहीं गया था, सॉरी, इंप्लीमेंट किया गया था, वो सारे प्रयास कहीं तो भी निरर्थक साबित हुए। और अब भारतीय जनता पार्टी नया प्रयास कर रही है, नए तरीके के रूल्स ला रही है जिससे समाज में इक्विटी आएगी। इक्विटेबल पोजीशन पे आप नहीं ला रहे हो, आप जनरल कास्ट के लोगों को अछूत बना रहे हो। जी हिमांशु जी। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अपने वोट बैंक के बारे में सोच रही है, उसके बारे में कहा ही यही जाता है कि ये 24/7 राजनीति करते हैं। तो इनकी 24 इंटू राजनीति का मतलब ही यही है कि कहीं पर दाल नहीं गल रही है तो यहां पर दाल गला लो। क्या ऐसा ही है सर? और ये जो नियम कायदे लाए गए हैं, ये ताबूत में आखिरी कील ठोकने जैसा है भारतीय जनता पार्टी के और इनकी सरकार के, क्योंकि पहले से ही बैकफुट पर है। और SC ST और OBC, अभी आपने जिक्र भी किया सर कि जनरल कैटेगरी के क्या क्या कर रहे हैं, क्या के लिए क्या कर रहे हैं। OBC महंगाई इतनी है, वो क्या सारी महंगाई जो है वो एक वर्ग के लिए है, सबके लिए है। SC ST वाले उससे प्रभावित नहीं हो रहे हैं। इस पर इनसे सवाल पूछेंगे तो ये लोग चिनक जाएंगे, ये लोग अभी जो है मुंह छिपाने लगेंगे। अभी केंद्रीय मंत्री हैं, वो बिहार में एक कार्यक्रम में गए थे, UGC पर पूछा तो वहां पर भारत माता की जय और महादेव की जय और ये सब करने लगे। मतलब इनके पास जवाब ही नहीं है इसको लेकर। देखिए हिमांशु जी, देश के मुद्दे क्या है, गंभीर मुद्दे क्या है? गंभीर मुद्दा है एजुकेशन, गिरता हुआ एजुकेशन का स्तर, गिरते हुए हेल्थ क्वालिटी। हेल्थ जो है वो हेल्थ फैसिलिटीज है नहीं, कोरोना ने इस देश को पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया था। गिरता हुआ क्वालिटी वाटर का, एयर का, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ये बड़ी समस्या है। ओपन डेफिकेशन आज भी समस्या है। आप भली कितना भी बोल दो कि हमने इतने टॉयलेट्स बनवा दिए, ये बनवा दिए, भैया वो सिर्फ नंबर, आंकड़े हैं। वो टॉयलेट्स के अंदर में सोख की जो है वो पिट सोख ही नहीं कर पाता है, तो आपका पानी जो है टॉयलेट का वो पीने के पानी से मिक्स होता है और फिर इंदौर जैसी घटना हो जाती है जहां पे 18-18 लोग मारे जाते हैं दूषित पानी पी के। ये अपने आप में एक विडंबना नहीं है, एक त्रासदी नहीं है कि आज भी ये देश जो है स्वच्छ पानी पीने के लिए जो है तरस रहा है और गंदा पानी पी के जो है लोगों की मृत्यु हो रही है? ये विडंबना नहीं है? तो ये क्या है? तो देश के सामने जो चुनौतियां हैं वो किन चीजों की चुनौतियां हैं? देश के सामने चुनौतियां हैं, अच्छा एजुकेशन नहीं मिल रहा लोगों को, अच्छी हेल्थ फैसिलिटी नहीं मिल रही है लोगों को, ओपन डेफिकेशन की अभी भी प्रॉब्लम है, वायु जो स्तर है वो बहुत गिर गया है, जल का जो क्वालिटी है, वाटर क्वालिटी बहुत डिटेरियोरेट हो गया है, खराब हो गया है। माल न्यूट्रिशन बहुत बड़ी समस्या है इस देश के लिए। माल न्यूट्रिशन के ऊपर में कोई बात नहीं कर रहा है। और जो माताएं हैं उनके अंदर में न्यूट्रिशनल्स, जो प्रेग्नेंट लेडीज है उनके अंदर में न्यूट्रिशन ठीक से नहीं है। बच्चों का स्टंटेड ग्रोथ जो है वो एक बड़ी समस्या है। तो समस्याओं की कमी नहीं है इस देश में। हमारे पास में एक से एक चुनौतियां, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इन चुनौतियों को हेड ऑन लेके, इन चुनौतियों का निवारण करने के बजाय हम किन चक्करों में फंस गए। दुख की बात यह हिमांशु जी कि जो फैक्ट या डाटा चेकिंग इंस्टीट्यूट्स माल न्यूट्रिशन पे काम करते हैं या हेल्थ पे काम करते हैं या एयर और वाटर क्वालिटी पे काम करते हैं, अगर उनकी रिपोर्ट सरकार के मन माफिक नहीं आती है तो वो पूरी तरीके से इस रिपोर्ट को ही ध्वस्त कर देते हैं। उन साइंटिस्ट लोगों को जॉब से निकाल दिया जाता है या कहीं हाशिए पे धकेल दिया जाता है। डाटा जो रखा जाता है उन डाटा का साइंटिफिक रूप से जो है गहन निरीक्षण परीक्षण नहीं होता है, उन डाटा को ही दरकिनार कर दिया जाता है या कंप्लीटली जो है कह दिया जाता है कि भैया ये गलत स्टडी है, गलत तरीके से की गई है। तो कहने का अर्थ ये है कि भाई आप चीजों को नजरअंदाज करोगे, आप चीजों को मानने से इनकार कर दोगे और आप समाज के अंदर में एक तरीके से विभाजन खींचने वाली रेखाएं खड़ी करोगे। इस तरीके की इक्विटेबल, नाम इक्विटेबल रख दिया, नोमेनक्लेचर है हायर एजुकेशन में, इस तरीके की इक्विटेबल, सो कॉल्ड इक्विटेबल पॉलिसीज लाने की आप बात करोगे तो इससे फायदा किसी को नहीं होने वाला। आप भले कितना भी सोचो कि हमको पॉलिटिकल माइलेज मिलेगा, पॉलिटिकल कैपिटल मिलेगा, देश के लोग अब थोड़े पढ़े लिख गए हैं, देश के लोग यूट्यूब चैनल्स देखने लगे हैं, गोदी मीडिया से सबका मोह भंग हो रहा है, यूट्यूब पे वो सब ये चीजें सुन रहे हैं और लोग ये सोचेंगे समझेंगे कि भाई ये आप हमको कहां लेके जा रहे हो,
ये कोई राजीव रंजन सिंह निशिकांत नहीं दुबे बोल रहा जैसे लोग हैं सर, निशिकांत दुबे जैसे सांसद हैं, वो बड़े फायदे गिनवा रहे हैं कि देखिए मोदी जी ने 10% जो है आरक्षण दिया, ईडब्ल्यूएस और दुनिया भर की चीजें वो गिनवा रहे हैं, और इनके बच्चे पढ़ते हैं विदेश में। इनके बच्चे हाँ। यहाँ की यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ते हैं जहां पर भेदभाव क्रिएट किया जा रहा है, वो वहां हाँ। पढ़ते हैं जहां पर भेदभाव नहीं है, वहां सब बराबर है, वहां हाँ। पढ़ते हैं इनके बच्चे, और ये यहाँ का ज्ञान दे रहे हैं आकर। निशिकांत दुबे हो गए, सुषमा स्वराज हो गई, आपकी वो जो अमेठी से जीती थी, राहुल गांधी को हराया था, क्या नाम है उनका, स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी हो गई, है ना। आप इनके लीडर्स के देखिए जरा, और ये देखिए इनके बच्चे कहाँ कहाँ से पढ़ के आए भाई। सारा ज्ञान जो है ये इस तरीके का निशिकांत दुबे टाइप के लोग जो ज्ञान दे रहे हैं, वो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए ही दे रहे हैं, अपने खुद तो कुछ और करते हैं। भाई इंडिया में इतनी ज्यादा गंदी एजुकेशन का स्तर आप लोग लेके आ गए हो 10-11 साल में, कि आप अपने बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए भेज दे रहे हो। और जो भी व्यक्ति इस देश में थोड़ा भी एफर्ट कर सकता है, जिसकी एफोर्डेबिलिटी के अंदर में, वो कोई भी आदमी अपने बच्चों को इंडिया में पढ़ाना नहीं चाह रहा, सब बाहर भेज रहे। क्यों ऐसा है भाई? आपके जो बड़े बड़े समर्थक हैं, जो मोदी भक्त हैं, वो लोग भी तो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा रहे भारत में। तो आप जो है मतलब ये किसके लिए आप ये सारी चीजें ला रहे हो भाई? हेल्थ की फैसिलिटी आपने इतनी खराब कर दी है इस देश में, और इलाज कराने के लिए यही नेता लोग फॉरेन भागते हैं। सारी इंडिया के अंदर में हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी हो जाए, यदि प्रतिबंध लग जाए, एक बैन लग जाए कि इंडिया के बाहर एक भी नेता या ब्यूरोक्रेट जाके इलाज नहीं करा सकता, इंडिया की हेल्थ फैसिलिटी सुधर जाएगी। ये नेता और बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट जो है, ये इंडिया के बाहर जाके जो इलाज कराते हैं, और नेता खासतौर पे सत्तारूढ़ पार्टी के, क्योंकि इनका खर्चा तो सरकार उठाती है, तो इनके ऊपर अगर ये इस चीज के ऊपर में बैन लग जाए, प्रतिबंध लग जाए, तो अपने आप देखिए इस देश के अंदर में हेल्थ फैसिलिटीज कितनी सुधर जाएंगी। इसी तरीके से ये बैन लग जाए कि नेता अपने बच्चे को जो है फॉरेन पढ़ने के लिए नहीं भेज सकता, तो आप देखिए ये किस तरीके से स्तर जो है ये ठीक कर देंगे। ये तो इतनी दुष्टई कर रहे हैं कि जेएनयू जैसा जो एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट था, जहां पे क्वालिटी ह्यूमैनिटीज में एजुकेशन मिलती थी, उसको तक डिस्ट्रॉय करने पे आ गए हैं। बोलने लगे कि भाई यहाँ पे जो है लेफ्टिस्ट लोग बैठ के जो है देश के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं। अरे ये क्या बात हुई भाई? लिबरलाइज सोसाइटी है, लिबरल सोसाइटी है, क्या सभी लोगों ने वही भावनाएं, वही विचार रखनी चाहिए जो विचार भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स रखते हैं? क्या विचारों में किसी भी तरीके से जो है यहाँ पे अलग अलग, आप तो हो ही कमल भाई, कमल एक फूल है, तो क्या भारत में सिर्फ कमल ही फूल फूलना चाहिए, रोज नहीं होना चाहिए, खाली लोटस ही होना चाहिए, ऐसा है क्या? तो जो विचार हैं, विचार तो अलग अलग तरीके के होंगे ना। आप बोलोगे कि नहीं सभी के सभी लोग जो है मेरे ही विचारों को सब्सक्राइब करें, उसी को माने, तो ठीक है। जेएनयू में जो बच्चे पढ़ने आते हैं उनकी विचारधारा हमसे अलग है, वहां की फैकल्टी, वहां के प्रोफेसर की विचारधारा अलग है, इसीलिए जो है वो टुकड़े टुकड़े गैंग है, देश को विभाजित करते। अरे वो टुकड़े टुकड़े गैंग कैसे हो गए भाई? हिंदू मुसलमान के बीच में विभाजन आप डालते हो, आप टुकड़े टुकड़े गैंग हो, और आप बोलते हो कि सभी लोगों ने हमारी विचारधारा सब्सक्राइब करनी चाहिए। आप जनरल कास्ट और एससी/एसटी कास्ट में विभाजन डाल रहे हो, तो आप टुकड़े टुकड़े गैंग हो। आप कैसे बोल रहे हो कि भैया जो लेफ्टिस्ट लोग हैं वो टुकड़े टुकड़े गैंग है? तो क्या कहने का अर्थ ये कि फट से किसी भी व्यक्ति को जो इनकी विचारधारा से उसकी विचारधारा मेल नहीं खाती है, ये उसको टिपिफाई कर देते हैं और उसको राष्ट्रद्रोही बना देते हैं। और ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस पैटर्न जो है हिमांशु जी इस देश में सेट कर रहा है, और इतने गलत टाइम पे सेट कर रहा है जब इस देश ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बात करना चाहिए था, ईवीज पे बात करना चाहिए था, न्यू टेक्नोलॉजीज पे बात करना चाहिए था, मेटलर्जिकल साइंस पे बात करना चाहिए था। उस टाइम में ये देश में फालतू की बहसें चल रही हैं जो हमको कहीं भी नहीं लेके जाएंगी, किसी को इससे फायदा नहीं होने वाला। तो हम क्यों इसके ऊपर में जो है अपना टाइम एनर्जी स्पेंड कर रहे हैं? ये देश क्यों कर रहा है, सॉरी ये सरकार क्यों कर रही है, मेरे समझ के बाहर है। जी हिमांशु जी। राजीव जी बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हमारे दर्शक किस तरह से देख रहे हैं इस विषय को हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी जरूर कीजिएगा, और आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।